हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे दा विंची कोड का दूसरा भाग। अध्याय 7। वो सादगी भरा कमरा सेंट सुलिपीस चर्च की दूसरी मंजिल पर था। पत्थर के फर्श और बहुत कम सामान वाला वो 2 कमरों का सेट पिछले 20 सालों से सिस्टर सैंड्रीन का घर रहा था। सिस्टर सैंड्रीन चर्च की देखभाल का काम संभालती थीं, जैसे सामान्य रखरखाव, सहयोगी कर्मचारियों और गाइडों को नियुक्त करना, चर्च के बंद होने के बाद उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम और खाने पीने के सामानों के ऑर्डर देना आदि। आज रात वो अपने छोटे से बिस्तर में सोई हुई थी कि फोन की तीखी घंटी ने उसे जगा दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, सिस्टर सैंड्रीन, सेंट सुलिपीस चर्च। दूसरी ओर से उसके बॉस की आवाज सुनाई दी। अगर मैंने आपको जगा दिया है तो मैं माफी चाहता हूं सिस्टर, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझे अभी अभी एक प्रभावशाली अमेरिकी बिशप का फोन आया है। शायद आप उन्हें जानती हों, मैनुअल एरिंगारोसा। ओपस डेई के प्रधान? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। चर्च की दुनिया में ऐसा कौन होगा जो उन्हें ना जानता हो। दरअसल ओपस डेई के परंपरावादी पादरियों के रुतबे में हाल के कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। 1982 से अचानक उनकी प्रतिष्ठा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी, जब पोप जॉन पॉल II ने उनकी सारी शिक्षाओं और सिद्धांतों को मान्यता दे दी थी। संदेहजनक बात ये थी कि ओपस डेई की ये प्रमोशन ठीक उस वक्त हुई थी जब इस पैसे वाले संप्रदाय ने वेटिकन बैंक को $1 अरब देकर उसे दिवालिया होने से बचाया था। सिस्टर सैंड्रीन रोम में ओपस डेई की इस प्रतिष्ठा को शक की नजरों से देखती थी, लेकिन इतने बड़े आदमी की ताकत के खिलाफ कोई तर्क नहीं दिया जा सकता था। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। बिशप एरिंगारोसा ने मुझे एक मदद के सिलसिले में फोन किया था। उनकी संस्था का एक सदस्य आज रात पेरिस में है। उसकी फ्लाइट कल सुबह काफी जल्दी की है और सेंट सुलिपीस चर्च को देखना उसका हमेशा का सपना रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप आज रात उसे अंदर आने की इजाजत दे दें। वो करीब 1 बजे वहां पहुंचेगा, अब से 20 मिनट के अंदर। सिस्टर सैंड्रीन के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन ठीक है कहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और नींद की खुमारी से पूरी तरह बाहर आने की कोशिश करने लगी। ओपस डेई को लेकर वो हमेशा से ही शंका में रहा करती थी। अपने शरीर को पीड़ा देने का सिद्धांत तो खैर समझ से बाहर था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा उसे जो लगता था वो था ओपस डेई का औरतों के प्रति नजरिया। जब उसे ये पता चला था कि जिस दौरान मर्द चर्च में पूजा पाठ कर रहे होते थे, तब नारी सदस्यों को पुरुषों के कमरों की सफाई करनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान भी नहीं किया जाता था। औरतों को लकड़ी के सख्त फर्श पर सोना पड़ता था, जबकि पुरुष जूट की चटाइयों पर सोते थे। और साथ ही औरतों को पुरुषों के मुकाबले अपने शरीर को अधिक पीड़ा देने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सब उनसे ये मानकर कराया जाता था कि मूल पाप के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रायश्चित करना जरूरी है। लगता था जैसे ज्ञान के फल को चखकर हव्वा ने जो कर्ज चढ़ा दिया था, उस कर्ज को अनंत काल तक उतारते रहने के लिए औरतें मजबूर थीं। दुखद बात ये थी कि जहां अधिकतर कैथोलिक चर्च औरतों के अधिकारों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, वहीं ओपस डेई इस मामले में पीछे की ओर जा रहा था। लेकिन जो भी हो, सिस्टर सैंड्रीन को आदेशों का पालन तो करना ही था। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी। फर्श के ठंडे पत्थर पर पैर रखते ही उसके पैर ठिठुर गए। अचानक एक अनहोनी की आशंका ने उसके मन को जकड़ लिया। क्या ये एक औरत की छठी इंद्रिय थी जो उसे कुछ अनहोनी घटना होने का संकेत दे रही थी? अध्याय 8। लैंगडन उन शब्दों पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था जो बैंगनी रोशनी में फर्श पर झिलमिला रहे थे। जैक सॉनिये का ये आखिरी संदेश निश्चित तौर पर बहुत ही अजीब था। संदेश इस प्रकार था: 13, 3, 2, 21,
1-1-8-5। ओ ड्रैकोनियन डेविल, ओह लेम सेंट, यानी ओह ड्रैगनी शैतान, ओह लंगड़ा संत। इन संख्याओं और इन वाक्यों का क्या मतलब हो सकता था, लैंगडन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब उसे ये बात समझ आ गई थी कि फैश को ये क्यों लग रहा था कि पंचकोण का संबंध शैतान पूजा से था। ड्रैगनी शैतान। सोनिया ने साफ साफ शब्दों में शैतान का जिक्र किया था। उतने ही अजीबोगरीब थे वो नंबर। ये तो शायद कोई कोड लगता है, लैंगडन ने कहा। हाँ, क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट के हमारे लोग इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। मुझे पक्के तौर पर लगता है कि इन अंकों में उनके हत्यारे का सुराग छिपा हुआ है। हो सकता है कोई टेलीफोन एक्सचेंज हो या कोई और शिनाख्त। क्या आपकी नज़रों में इनका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है? लैंगडन ने उन नंबरों को एक बार फिर से देखा। उसे लग रहा था कि उनमें ऐसा कोई अर्थ ढूंढने में उसे कई घंटे लग जाएंगे, बशर्ते कि उनमें वाकई कोई मतलब छिपा भी हो। लैंगडन को तो वो नंबर पूरी तरह से बेतरतीब लग रहे थे। फैश ने कहा, आपने कुछ देर पहले ये दलील दी थी कि सोनिया ने यहाँ जो कुछ भी किया है उसके पीछे किसी तरह का संदेश देने की कोशिश रही है, देवी पूजा या उसी तरह की कोई चीज। ये संदेश उससे किस तरह मेल खाता है, जरा मुझे ये बताइए। ओ ड्रैगनी शैतान, ओह लंगड़ा संत, ये तो एक किस्म का आरोप जैसा लगता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लैंगडन ने कहा। अच्छा, एक बात बताइए, फैश ने फिर से कहा। इन नंबरों को छोड़कर इस संदेश में सबसे अजीब चीज क्या है? सबसे अजीब? लैंगडन ने सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फैश ने सख्त स्वर में कहा, सोनिया एक फ्रेंच आदमी थे। वो पेरिस में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये संदेश लिखने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती? हाँ, अजीब तो है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में भला मैं कैसे बता सकता हूँ, लैंगडन ने कहा। अब फैश ने मुड़कर सोनिया के पेट पर बने पंचकोण की ओर इशारा किया और बोला, क्या आप अब भी इस बात को लेकर निश्चित हैं कि शैतान पूजा से इसका कोई संबंध नहीं है? लैंगडन अब किसी भी बात को लेकर निश्चित नहीं रह गया था। उसने कहा, इस चिन्ह और इन शब्दों के बीच कोई रिश्ता नजर नहीं आता। मुझे खेद है, मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। शायद इससे कुछ समझ आए आपको? कहते कहते फैश लाश से पीछे की तरफ हटा और उसने एक बार फिर से अल्ट्रावायलेट लाइट को ऊपर की ओर फेंकते हुए उसके दायरे को बढ़ा दिया। लैंगडन हैरान रह गया जब उसने क्यूरेटर की लाश के चारों ओर एक आधा अधूरा सर्कल बने हुए देखा। जाहिर सी बात थी कि सोनिया ने लेटने के बाद पेन को अपने चारों तरफ घसीटते हुए उस सर्कल के टुकड़े टुकड़े बनाए थे, जिसके पीछे उनका असली उद्देश्य था खुद को उस सर्कल के भीतर दिखाना। एक झटके के साथ लैंगडन को सब समझ आ गया। ओह, ये तो द विट्रूवियन मैन की नकल है। सोनिया ने लियोनार्डो दा विंची के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र की आदमकद नकल तैयार की थी। शरीर रचना की दृष्टि से उस जमाने का एकदम सटीक रेखांकन माना जाने वाला द विंची का द विट्रूवियन मैन आज के जमाने का कल्चरल चिन्ह बन चुका था। दुनिया भर में पोस्टर्स, माउस पैड्स और टी शर्ट्स पर उसे देखा जा सकता था। लैंगडन ने अपने बदन में एक झुरझुरी सी महसूस की। द विंची, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सोनिया ने यह सब कुछ पूरे स्पष्ट इरादों के साथ किया था। अपनी जिंदगी के उन आखिरी पलों में अपने कपड़े उतारना और अपने शरीर को द विंची के द विट्रूवियन मैन का रूप देना, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर था। मिस्टर लैंगडन, फैश ने कहा, आप जैसा आदमी ये तो निश्चित तौर पर जानता ही होगा कि लियोनार्डो द विंची का झुकाव अशुभ कलाओं की ओर ज्यादा था। द विंची के बारे में फैश की समझ को लेकर लैंगडन को बहुत ही हैरानी हुई। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि हिस्टोरियंस के लिए द विंची हमेशा से एक असुविधाजनक टॉपिक रहा था।
अपनी महान प्रतिभा के बावजूद ये कलाकार बहुत ही रंगीले किस्म का गे था और प्रकृति के दैवीय नियमों का पुजारी था, और इन दोनों ही बातों ने उसे लगातार ईश्वर के विरुद्ध पाप की अवस्था में बनाए रखा था। इसके अलावा उसके अंदर कुछ विचित्र किस्म की सनकें थीं जिन्होंने उसके इर्द गिर्द एक शैतानी वातावरण तैयार कर रखा था। दा विंची इंसान की शरीर रचना का अध्ययन करने के लिए कब्र से मुर्दों को खोद निकालता था। वो उल्टे अक्षरों में लिखी गई ऐसी डायरियां रखता था जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। उसका ये भी ख्याल था कि उसे किसी भी धातु को सोने में बदल देने की कला आती थी, और मौत को टालने के लिए वो अमृत तैयार करके ईश्वर के साथ भी छल कर सकता था। उसने युद्ध और यातना के ऐसे भयानक हथियार ईजाद किए थे जिनकी अब तक कल्पना भी नहीं की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुर्भाग्य से दा विंची बहुत ही मस्खरा किस्म का इंसान था जो अक्सर उसी हाथ को काटने में आनंद लेता था जो उसे खिलाता था। वेटिकन की तरफ से उसे ईसाई धर्म से संबंधित अनेकों चित्र बनाने का ऑफर मिलता रहता था, और ईसाई धर्म के सिद्धांतों को ना मानने और ईसाइयत का मजाक बनाते रहने के बावजूद वो बेहद प्रोफेशनल तरीके से वो सारे चित्र बनाया करता था। वेटिकन से मिलने वाला ये मोटा पैसा उसके विलासितापूर्ण जीवन के लिए जरूरी था। देखने में वो सारे चित्र पूरी तरह से ईसाई धर्म के प्रति समर्पित मालूम होते थे, लेकिन उसने उन चित्रों में ऐसे ऐसे गुप्त चिन्हों का समावेश कर रखा था जिनका ईसाई धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ऐसे कामों के पीछे उसका उद्देश्य होता था अपने खुद के विश्वासों का पोषण करना और चर्च को ठेंगा दिखाना। लैंगडन ने एक नज़र फैश की ओर देखा और कहा, मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूँ, लेकिन दा विंची ने अशुभ कला की रचना कभी नहीं की। वो बहुत ही आध्यात्मिक इंसान था, हालांकि चर्च के साथ उसका झगड़ा लगातार जारी रहता था। जैक सॉनिये भी दा विंची की विचारधारा की बहुत सी बातों पर यकीन करते थे। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दा विंची के प्रसिद्ध चित्र की नकल करने के पीछे उनका उद्देश्य ये रहा हो कि वे आधुनिक चर्च द्वारा देवी को शैतानी रूप दिए जाने को लेकर नाराज हों? फैश की नजरें अचानक सख्त हो गईं। उसने कड़े स्वर में कहा, मिस्टर लैंगडन, मैंने अपने कामकाज के दौरान बहुत सी मौतें देखी हैं। जब कोई इंसान किसी दूसरे के हाथों मारा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आखिरी पलों में उसके दिमाग में इतना पेचीदा आध्यात्मिक संदेश लिखने का ख्याल आता हो जिसे कोई समझ भी न पाए। मेरे हिसाब से ऐसे आदमी के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, बदला। मेरे ख्याल से सोनिये ने ये नोट हमें ये बताने के लिए लिखा है कि उनकी हत्या किसने की है। लेकिन इस बात में जरा भी दम नहीं है, लैंगडन ने कहा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आपने मुझसे कहा था कि सोनिये के ऊपर उनके ऑफिस में किसी ऐसे आदमी ने हमला किया था जिसे शायद उन्होंने अंदर बुला रखा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिये उस आदमी को जानते थे। हाँ, आगे कहिए। इसलिए अगर सोनिये उस आदमी को जानते थे जिसने उनकी हत्या की, तो फिर ये किस तरह का आरोप है? नंबरों के कोड, लंगड़ा संत, ड्रैगनी शैतान, ये सब कुछ बहुत अजीब है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर सोनिये आपको वो नाम बताना चाहते होते कि उनकी हत्या किसने की, तो वो सीधे सीधे उसका नाम क्यों न लिख देते? जब लैंगडन ये शब्द बोल रहा था, उस वक्त उस रात में पहली बार फैश के होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट नजर आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर लैंगडन, बिल्कुल ठीक, उसने खुशी भरे स्वर में कहा। अध्याय 9। बेजू फैश ने अपने सेलुलर फोन को बंद कर रखा था ताकि लैंगडन के साथ उसकी बात में कोई बाधा ना पड़े, लेकिन बदकिस्मती से वो एक महंगा मॉडल था जिसमें 2 तरफा रेडियो थे, और इस वक्त जिनका इस्तेमाल उसके आदेशों के विपरीत उसके एक अधिकारी द्वारा उससे संपर्क करने के लिए किया जा रहा था। किसी वॉकी टॉकी की तरह फोन पर आवाज गूंज उठी, कैप्टन, कैप्टन। गुस्से से फैश के दांत भिज गए। उसने फोन का बटन दबाया और बहुत ही कड़े स्वर में बोला, क्या है? कैप्टन, क्रिप्टोग्राफी से एक ऑफिसर आया है। फैश का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया।
ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ। उससे कहो कि कंट्रोल रूम में बैठे। अपना काम पूरा करने के बाद मैं उस आदमी से बात करूंगा। आदमी नहीं सर, औरत। वो एजेंट नेवू है और उन्होंने कहा कि वो आपसे तुरंत ही बात करना चाहती हैं। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं और अब वो गैलरी में पहुंचने ही वाली हैं। फैश गुस्से से उबल पड़ा। मुझे ये कतई मंजूर नहीं। मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लंबे लंबे डग भरती एक आकर्षक युवती वहां आ पहुंची। उसने काली लेगिंग्स के ऊपर क्रीम रंग का घुटनों तक का लंबा आयरिश स्वेटर पहना हुआ था और वो देखने में काफी आकर्षक थी। गहरे लाल रंग के उसके बाल उसके कंधों पर लापरवाही से फैले हुए थे। उसकी सुंदरता में सादगी और सरलता थी और चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था। लैंगडन को हैरानी हुई जब उसने देखा कि लड़की सीधी उसके पास पहुंची और उससे हाथ मिलाते हुए बोली, मिस्टर लैंगडन, मैं डीसीपीजी क्रिप्टोलॉजी डिपार्टमेंट से एजेंट नेवू हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो फुर्ती से फैश की ओर मुड़ी और इससे पहले कि वो कुछ कहता उसने कहा, इस दखलंदाजी के लिए मुझे माफ करें कैप्टन, लेकिन मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका सेलफोन बंद था। मैंने नंबर्स के उस कोड का मतलब निकाल लिया है। लैंगडन अंदर ही अंदर उत्तेजना से भर उठा। इसने इतनी जल्दी कोड को सॉल्व भी कर लिया। लड़की ने आगे कहा, इससे पहले कि मैं आपको उस कोड का हल बताऊं कैप्टन, मुझे मिस्टर लैंगडन को एक बहुत जरूरी संदेश देना है। मिस्टर लैंगडन को संदेश देना है? क्या मतलब? लड़की लैंगडन की ओर मुड़कर उससे बोली, आपको यूएस एम्बेसी से तुरंत संपर्क करना होगा मिस्टर लैंगडन। आपके लिए अमेरिका से कोई संदेश आया है। लैंगडन हैरानी और चिंता से भर उठा। अमेरिका से संदेश? ये भला किसका संदेश हो सकता है? उसके पेरिस में आने की जानकारी बहुत ही गिने चुने लोगों को थी। फैश के जबड़े ये बात सुनकर कस गए। यूएस एम्बेसी? उन्हें कैसे पता चला कि मिस्टर लैंगडन यहां पर हैं? सोफी ने कंधे उचकाते हुए कहा, उन लोगों ने मिस्टर लैंगडन के होटल में फोन किया था और दरबान ने उन्हें बताया कि डीसीपीजे का एक ऑफिसर उन्हें अपने साथ ले गया है। तो एम्बेसी ने डीसीपीजे के क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट से क्यों संपर्क किया? नहीं सर, जब मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हुए डीसीपीजे के स्विच बोर्ड पर तैनात कर्मचारी को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि मिस्टर लैंगडन के लिए कोई संदेश इंतजार कर रहा है और अगर मेरा आपसे संपर्क हो तो मैं वो संदेश आप तक पहुंचा दूं। इससे पहले कि फैश कुछ बोल पाता, सोफी लैंगडन की ओर मुड़ी और अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए बोली, ये आपकी एम्बेसी की संदेश सेवा का नंबर है। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो सके आप इस नंबर पर फ़ोन कर लें। मैं मिस्टर फैश को कोड समझा रही हूँ, तब तक आप जाकर ये फ़ोन कर लें। लैंगडन ने कागज़ की उस पर्ची को ध्यान से देखा। उस पर पेरिस का एक फ़ोन नंबर और उसका एक एक्सटेंशन नंबर लिखा हुआ था। थैंक्स, लेकिन मैं फ़ोन कहाँ से करूँ? उसने कहा। सोफी ने अपने स्वेटर की जेब में फ़ोन निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन फैश ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपना सेलफोन निकाला और लैंगडन को पकड़ा दिया। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी और के फ़ोन का नहीं। लैंगडन ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। फैश तुरंत ही सोफी को लेकर कई कदम दूर चला गया और उसे डांटने लगा। लैंगडन मुड़ा और उसने फ़ोन को चालू करके कागज़ पर लिखा नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। एक घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। उसके बाद फ़ोन कनेक्ट हो गया। लैंगडन को एम्बेसी के किसी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई देने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी बजाय उसे एक आंसरिंग मशीन की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही अजीब ढंग से जानी पहचानी लग रही थी। वो सोफी नेवू की आवाज़ थी। उस आवाज़ ने कहा, हेलो, आप सोफी नेवू से बात कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल आपसे दूर हूँ, लेकिन हैरानी से लैंगडन ने मुड़कर सोफी की ओर देखा और कहा, माफ़ कीजिएगा मिस नेवू, मुझे लगता है कि आपने मुझे नहीं, वो सही नंबर है। सोफी ने फुर्ती से उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मानो उसे पहले से ही पता हो कि लैंगडन को ऐसी उलझन आने वाली है। ये एम्बेसी का ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम है। आपको अपना संदेश पाने के लिए एक्सेस कोड डायल करना होगा। कौन सा एक्सेस कोड? जो कागज़ मैंने आपको दिया है उसके ऊपर 3 नंबरों का कोड लिखा हुआ है।
लैंगडन ने उस अजीब सी गलती की कैफियत देने के लिए मुंह खोला, लेकिन सोफी ने झटके के साथ पल भर के लिए आंख से इशारा कर उसे खामोश रहने के लिए कहा। उसकी हरी आंखें एकदम साफ साफ ये संदेश दे रही थीं, सवाल मत करो, सिर्फ वो करो जो कहा गया है। परेशान मन से लैंगडन ने उस नंबर को डायल किया। सोफी का आता हुआ संदेश तुरंत कट गया और लैंगडन को फ्रेंच भाषा में एक इलेक्ट्रॉनिक स्वर सुनाई दिया। आपके नाम एक नया संदेश है। ये जाहिर था कि 454 सोफी का रिमोट एक्सेस कोड था, जिसका इस्तेमाल वो घर से बाहर होने पर अपने संदेश प्राप्त करने के लिए किया करती थी। इसका मतलब मैं इस औरत के फोन पर आया हुआ कोई संदेश सुन रहा हूं, लेकिन इस सब का क्या मतलब है? अब लैंगडन को टेप के रिवाइंड होने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो रुक गया और मशीन चलने लगी। इस बार फिर से लाइन पर आती आवाज़ सोफी की ही थी। संदेश एक डरी हुई फुसफुसाहट के साथ शुरू हुआ। मिस्टर लैंगडन, इस संदेश पर कोई प्रतिक्रिया ना दिखाएं, सिर्फ शांति के साथ मेरी बात सुने। आप इस वक्त खतरे में हैं। जो मैं कहती हूं उन सारी बातों का ध्यान से पालन करें। अध्याय 10। अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रही फ्लाइट में बैठा बिशप एरिंगारोसा ओपस डेई के भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि पेरिस में उस वक्त क्या चल रहा था। उसका मन सिलास को फ़ोन करने के लिए बेचैन था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। उसकी जिम्मेदारी टीचर ने ली हुई थी। टीचर ने उसे समझाया था, ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि उसे बीच में हैक किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका नतीजा आपके लिए विनाशकारी साबित होगा। एरिंगारोसा जानता था कि टीचर का कहना सही था। वो असाधारण रूप से चौकन्ना आदमी मालूम पड़ता था। उसने अपनी खुद की पहचान तक एरिंगारोसा के सामने उजागर नहीं की थी और इसके बावजूद उसने साबित कर दिखाया था कि उसकी आज्ञा मानने लायक थी। आखिरकार उसने एक बहुत ही गुप्त सूचना हासिल की थी, ब्रदरहुड के 4 सबसे बड़े सदस्यों के नाम। ये वो अप्रत्याशित कामयाबी थी जिसे देखकर बिशप को मानना ही पड़ा था कि टीचर वो बेशकीमती चमत्कार कर दिखाएगा जिसका उसने दावा किया था। टीचर ने उससे कहा था, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरी योजना की कामयाबी के लिए आने वाले कई दिनों तक आपको सिलास से बात नहीं करनी है। उससे बात सिर्फ मैं करूंगा। आप दोनों आपस में कोई संपर्क नहीं रखेंगे। मैं सुरक्षित तरीकों से उसके साथ संपर्क में रहूंगा। ठीक है, मैं समझ गया, बिशप ने कहा था। जब तक ये काम नहीं हो जाता, मैं और सिलास आपस में बात नहीं करेंगे। ये सब मैं सिर्फ आपकी पहचान की रक्षा के लिए, सिलास की पहचान की रक्षा के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट की रक्षा के लिए कर रहा हूं। आपका इन्वेस्टमेंट? बिशप को कुछ समझ नहीं आया था। देखिए बिशप, अगर इस काम की प्रगति से जुड़े एकदम ताज़ा तथ्यों को जानने की आपकी उत्सुकता आपको जेल के हवाले कर देगी, तो आप मुझे मेरा मेहनताना कैसे चुका पाएंगे? बिशप मुस्कुरा दिया था। एकदम सही बात है। ईश्वर करें आप कामयाब हों। 2 करोड़ यूरो, बिशप ने सोचा, जो अब विमान की खिड़की के बाहर देख रहा था। एक इतनी शक्तिशाली चीज के लिए ये एक बहुत छोटा सा मेहनताना था। उसके मन में एक बार फिर से ये भरोसा जागा कि टीचर और सिलास नाकामयाब नहीं होंगे। पैसा और आस्था दोनों में ही प्रेरणा देने की बहुत बड़ी ताकत थी। अध्याय 11। नंबरों का एक जोक। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है लड़की? बेजुफैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और सोफी नेवू को ऐसे देख रहा था मानो उसे फाड़कर खा जाएगा। सोनिए के कोड को तुमने ये सॉल्व किया है कि ये एक जोक है? फैश के लिए इस औरत की गुस्ताखी समझ से परे थी। उसने ना सिर्फ बिना इजाजत लिए फैश के काम में दखल दिया था, बल्कि अब वो उसके दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश कर रही थी कि सोनिए अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एक मजाक करके गए थे। सोफी ने उसे समझाया,
ये कोड बहुत ही ज्यादा आसान है। सोनिए पक्के तौर पर जानते होंगे कि हम 1 ही मिनट में इसे समझ जाएंगे। ये देखिए, ये रहा इसका हल। उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और फैश को पकड़ा दी। उस पर लिखा था 1 1 2 3 5 8 13 21। ये उसका हल है। तुमने ये किया है कि सारे नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है। ये कैसा हल है? सोफी बड़ी ही ढिठाई से मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल। मैं नहीं जानता कि ये बात तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाली है एजेंट, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारी नौकरी तो अब गई ही समझो। इतना कहते कहते फैश ने एक नज़र लैंगडन पर डाली, जो पास ही खड़ा अपने कान से फोन को दबाए अपने संदेश को सुन रहा था। लैंगडन के चेहरे के उड़े हुए भावों से फैश को लग रहा था कि कोई बुरी खबर थी। सोफी ने कहा, कैप्टन, ये जो नंबरों की सीरीज आपके हाथ में है, ये एक बहुत ही फेमस सीक्वेंस है। इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर नंबर उससे पहले वाले 2 नंबरों के जोड़ के बराबर होता है। फैश ने नंबरों को गौर से देखा। वाकई हर नंबर पिछले 2 अंकों का जोड़ था, लेकिन तब भी फैश को ये नहीं समझ आ रहा था कि इस सब का सोनिए की मौत से क्या ताल्लुक था। सोफी ने फिर से कहा, इस सीक्वेंस को प्रसिद्ध मैथमेटिशियन लियोनार्दो फिबोनाची ने 13वीं सदी में बनाया था। सोनिए ने जो भी संख्याएं फर्श पर लिखी हैं, वो सारी की सारी इसी सीक्वेंस से ली गई हैं। ठीक है, तो अब ये भी बता दो कि इन सब का मतलब क्या है। सोनिए ने ऐसा क्यों किया होगा? सोफी ने कंधे उचका दिए और कहा, कुछ भी नहीं, यही तो सारी बात है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक मजाक है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी प्रसिद्ध कविता के सारे शब्द लेकर उनको बेतरतीब ढंग से बिखरा दे और फिर सोचे कि देखें क्या कोई पहचान सकता है कि ये सारे शब्द असल में क्या हैं। फैश ने उसे धमकी देते स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास इससे कहीं ज्यादा संतोषजनक कैफियत होगी। सोफी के चेहरे की कोमल भंगिमाएं अचानक कठोर हो गईं। कैप्टन, आज की रात जो चीज आपके लिए दांव पर लगी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आपको इस जानकारी के लिए हमारी सराहना करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है आपको ये जानकारी इस लायक नहीं लगी। मैं क्रिप्टोग्राफी के डायरेक्टर को बता दूंगी कि आपको इस मामले में आगे हमारी सेवाओं की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो झटके के साथ अपनी एड़ियों पर घूमी और जिस रास्ते से आई थी उसी पर तेजी से वापस चली गई। फैश ठगा सा खड़ा उसे अंधेरे में गायब होते देखता रह गया। क्या ये लड़की वाकई पागल हो गई है? इसका कैरियर तो हो गया खत्म समझो। फैश तेजी से लैंगडन की ओर मुड़ा, जो अब भी फोन पर था और अपने संदेश को सुनते हुए पहले से कहीं ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। जब उसने फोन बंद कर दिया तो फैश ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है? लैंगडन ने कमजोर ढंग से सिर हिलाया और कहा, एक एक्सीडेंट। मेरा दोस्त, मुझे सुबह होते ही सबसे पहले घर के लिए फ्लाइट पकड़नी होगी। फैश के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि लैंगडन के चेहरे पर जो सदमे के भाव थे वो असली थे, लेकिन उसके बावजूद उसने उसके चेहरे पर एक और भावना को महसूस किया, जैसे अचानक कोई डर उसकी आंखों में झिलमिला उठा हो। लैंगडन को गौर से देखते हुए उसने कहा, यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या आप बैठना चाहेंगे? लैंगडन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं। फैश इस देरी को लेकर मन ही मन भुनभुनाया। हाँ, टॉयलेट जाइए। लैंगडन टॉयलेट की तरफ बढ़ गया और पीछे से फैश ने कहा, मुझे कुछ देर के लिए मिस्टर सोनिए के ऑफिस में वापस जाना है। कृपया वापस आकर सीधे मुझसे मिलें। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लैंगडन ने हाथ हिला दिया और आगे बढ़ गया। फैश भी दूसरी दिशा में मुड़कर सोनिए के ऑफिस की ओर चल दिया। वैसे तो लैंगडन को यूं खुला छोड़ देना उसे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि लैंगडन के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ग्रैंड गैलरी से आगे जाने का उस तरफ कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उस तरफ आपातकालीन सीढ़ियां थीं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अगर बाहर के दरवाजे खोले जाते तो तुरंत सारे अलार्म बजने लगते। और वैसे भी बाहर की तरफ से डीसीपीजे के अधिकारियों का पहरा लगा हुआ था।
और इन सारे इंतज़ामों से बढ़कर था वो जीपीएस ट्रैकिंग डॉट जो लैंगडन की जेब में डाला जा चुका था। इन सब चीज़ों के होते हुए लैंगडन चाहकर भी उसकी नज़रों में आए बिना वहां से भाग नहीं सकता था। सोनिया के ऑफिस में पहुंचकर उसने एजेंट कोल से पूछा, क्या वो दिखाई दे रहा है? कोल ने हल्का सा सिर हिलाया और अपना लैपटॉप फैश की ओर सरका दिया। इमारत के नक्शे पर एक लाल डॉट साफ दिखाई दे रही थी जो पब्लिक टॉयलेट नाम के कमरे में झिलमिला रही थी। बढ़िया, फैश ने कहा। उसने एक सिगरेट सुलगाई और गलियारे में बाहर निकलते हुए बोला, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। ध्यान रहे कि लैंगडन टॉयलेट के अलावा और कहीं न जाने पाए। अध्याय 12। लैंगडन अभी टॉयलेट में घुसा ही था कि एक कोने से निकलकर सोफी उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ ही मिनट पहले उसके फ़ोन संदेश को सुनते हुए लैंगडन सोच रहा था कि ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना वो सुनता गया उतना ही उसे लगता गया कि वो बहुत ही गंभीर होकर बात कर रही थी। अनिश्चय की हालत में भी लैंगडन ने वैसा ही करने का फैसला किया था जैसा सोफी ने फ़ोन पर कहा था। सोफी के निर्देश के मुताबिक ही उसने फैश से कहा था कि वो संदेश उसके देश में एक घायल दोस्त के बारे में था और उसी के कहने पर उसने टॉयलेट जाने का आग्रह किया था। सोफी ने बहुत जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। मैं आपको आगाह करना चाहती थी मिस्टर लैंगडन कि आप खुफिया निगरानी के अधीन हैं, सतर्क निगरानी के। लेकिन क्यों? क्योंकि फैश की नज़रों में ये हत्या आपने की है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपनी जैकेट की बाईं जेब में देखिए, आपको सबूत मिल जाएगा कि वे लोग आप पर नजरें रखे हुए हैं। लैंगडन ने जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चीज उसके हाथ से टकराई। उसने उसे बाहर निकाला और हैरानी से उसे देखने लगा। वो मेटल की बटन के आकार की एक छोटी सी डिस्क थी, करीब घड़ी की बैटरी के आकार की। उसने वैसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये क्या है? ये जीपीएस ट्रैकिंग डॉट है। ये आपकी लोकेशन की जानकारी वहां कंट्रोल रूम में बैठे एजेंट्स को दे रहा है। जिस ऑफिसर ने आपको होटल से पिक किया था उसी ने आपकी जेब में इसे उसी वक्त डाल दिया था। मैंने आपको इसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप फैश के सामने अपनी जेब में हाथ डालते। उसे ये बात पता नहीं लगनी चाहिए थी कि ये डॉट आपको मिल गया है। उन्होंने ये चिप आपके ऊपर इसलिए लगाई क्योंकि उनका ख्याल था कि आप शायद भागने की कोशिश करेंगे। असल में वे चाहते थे कि आप भाग जाएं। इससे उनका केस मजबूत हो जाता। लेकिन मैं क्यों भागता? मैं तो बेकसूर हूं। फैश ऐसा नहीं सोचता। लैंगडन गुस्से में भरकर उस डॉट को कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं, सोफी ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे रोक दिया। इसे अपनी जेब में ही रखिए। अगर आप इसे बाहर फेंक देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको ये डॉट मिल गया है। सिर्फ इसी डॉट की वजह से ही फैश ने आपको अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानता है कि इससे वो आपके ऊपर निगरानी रख सकता है। अगर उसे पता चल गया कि आपको इसका पता चल गया है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस फैश को ऐसा लग ही क्यों रहा है कि मैंने जैक सोनिए को मारा है। ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ सॉलिड कारण है। एक ऐसा सबूत है जो आपने अब तक देखा नहीं है। फैश ने उसे आपसे छिपा कर रखा है। आपको वो तीनों लाइनें याद हैं जो सोनिए ने फर्श पर लिखी हैं? लैंगडन ने सहमति में सिर हिलाया। बदकिस्मती से आपने जो देखा था वो पूरा संदेश नहीं था। वहां एक चौथी लाइन भी थी जिसे फैश ने आपके आने से पहले पहुंचकर साफ कर दिया गया था, लेकिन हमें जो तस्वीर भेजी गई थी उसमें वे चारों लाइनें मौजूद हैं। ये देखिए। उसने लैंगडन के हाथ में एक कागज थमा दिया। लैंगडन ने हैरानी से उस कागज को देखा। जिन 3 लाइनों ने पिछले कुछ घंटों से उसके दिमाग को बुरी तरह उलझा रखा था, उनके बाद एक चौथी लाइन लिखी हुई वहां साफ साफ नजर आ रही थी। PS, रॉबर्ट लैंगडन को तलाश करो। अध्याय 13। लैंगडन कई सेकंड तक सोनिया की उस तस्वीर को आश्चर्य के साथ देखता रहा। PS यानी पोस्टस्क्रिप्ट या पुनश्च, रॉबर्ट लैंगडन को तलाश करो। उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो।
सोनिए एक पुनश्च कथन छोड़ गए जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सोफी ने कहा, अब आप समझे कि क्यों आज रात फैश ने आपको यहां पर बुलाया है और क्यों आप मुख्य रूप से संदेह के घेरे में हैं। लेकिन सोनिए ने ऐसा क्यों लिखा? मैं भला जैक सोनिए को क्यों मारना चाहता? लैंगडन की घबराहट अब गुस्से में बदलती जा रही थी। फैश को इसके पीछे के इरादे का पता लगाना अभी बाकी है, लेकिन आज रात आपके और उसके बीच जो भी बात हुई है उसे वो इस उम्मीद में रिकॉर्ड करता रहा है कि हो सकता है बातों बातों में आप अपना भेद खोल दें। उसने एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा रखा है। वो उसकी जेब में रखे एक ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है जो कंट्रोल रूम के लिए सिग्नल भेजता रहता है। लेकिन ये नामुमकिन है। मेरे पास एक एलिबाई है। मैं अपने लेक्चर के बाद सीधे होटल वापस चला गया था। आप लोग होटल के काउंटर पर पूछ सकते हैं। फैश ये पहले ही कर चुका है। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि आपने अपने कमरे की चाबी दरबान से करीब 10:30 बजे ली थी, लेकिन हत्या का समय था करीब 11 बजे का। आप आसानी से बिना किसी की नजर में आए होटल से निकल गए हो सकते थे। ये पागलपन है। फैश के पास कोई सबूत नहीं है। सोफी की आंखें फैल गईं, मानो कहना चाहती हूं, कोई सबूत नहीं है? मिस्टर लैंगडन, आपका नाम लाश की बगल में फर्श पर लिखा हुआ है और सोनिए की डायरी से पता चलता है कि आप हत्या के समय के आसपास उनके साथ होने चाहिए थे। फैश के पास आपको हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा सबूत हैं। लैंगडन को महसूस हुआ कि उसे किसी वकील की जरूरत है। सोफी ने गहरी सांस ली और बोली, मिस्टर लैंगडन, ये अमेरिकी टेलीविजन नहीं है। फ्रांस में कानून पुलिस का बचाव करता है, ना कि अपराधियों का। बदकिस्मती से इस मामले में मीडिया भी शामिल होता है। जैक सोनिए पेरिस में बहुत ही महत्वपूर्ण और लोगों के बहुत चहेते थे। उनकी हत्या सुबह की सुर्खियों में होगी। फैश पर तुरंत ही कोई बयान जारी करने का दबाव होगा, और अगर उसके पास पहले से ही एक आदमी हिरासत में हुआ तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप दोषी हों या ना हों, इस बात की पूरी संभावना है कि आप डीसीपीजे द्वारा तब तक के लिए जेल में डाल दिए जाएं जब तक उन्हें पता नहीं लग जाता कि असल में क्या हुआ था। आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि मिस्टर लैंगडन, मुझे पूरा यकीन है कि आप निर्दोष हैं, और इसलिए भी कि किसी हद तक ये मेरी गलती है जिससे आप इस मुश्किल में आ फंसे हैं। इसमें आपकी गलती है कि सोनिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मिस्टर लैंगडन, सोनिए आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये एक भूल थी। फर्श पर लिखा वो संदेश असल में मेरे लिए था। लैंगडन को उस बात को हजम करने में 1 मिनट का वक्त लगा। आपके लिए? मैं कुछ समझा नहीं। वो संदेश पुलिस के लिए नहीं था, उन्होंने वो मेरे लिए लिखा था। मैं समझती हूँ कि उनको वो सब कुछ इतनी जल्दी में करने पर मजबूर होना पड़ा कि वो इस बात को भांप नहीं सके कि पुलिस इसे किस नज़र से देखेगी। वो सारी संख्याएं बेमतलब की हैं। सोनिए ने वो सब सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि जांच पड़ताल करने वाले लोग और सारे क्रिप्टोग्राफर्स उसमें उलझे रहें, और उस दौरान जितनी जल्दी संभव हो सके मुझे इस बात का पता चल जाए कि उनके साथ असल में क्या हुआ है। लैंगडन को लग रहा था कि चीजों पर उसकी पकड़ तेजी के साथ छूटती जा रही थी। सोफी नेबू का दिमाग फिर गया था या नहीं, ये एक खुला सवाल था, लेकिन कम से कम लैंगडन को एक बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसकी मदद करने की कोशिश क्यों कर रही थी। उसने सोफी से पूछा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो संदेश आपके लिए था? द विट्रूवियन मैन, ये खास चित्र दा विंची का वो चित्र है जो मुझे सबसे प्रिय रहा है। इस रात उन्होंने इसका इस्तेमाल मेरा ध्यान खींचने के लिए किया था। 1 मिनट, आप ये कह रही हैं कि क्यूरेटर को आपकी फेवरेट पेंटिंग के बारे में जानकारी थी? सोफी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मुझे अफसोस है कि सारी बातें आपके सामने गलत तरीके से आ रही हैं। जैक सोनिए और मैं असल में। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध गई। लैंगडन को उसकी आवाज़ में अचानक एक गहरी उदासी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि सोफी और जैक सोनिए के बीच कोई खास किस्म का रिश्ता था। सोफी ने अपने जज्बातों पर काबू पाकर धीमी आवाज़ में कहा, हमारा रिश्ता 10 साल पहले हुए एक झगड़े के बाद टूट चुका था। उसके बाद से हमारी बोलचाल बहुत कम रही।
आज रात जब क्रिप्टोग्राफी विभाग को खबर मिली कि उनकी हत्या हो गई है और जब मैंने उनके शव को और फर्श पर लिखे उन शब्दों को देखा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वे मेरे लिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उस विट्रूवियन मैन की वजह से आपको ऐसा लगता है? हाँ, और पीएस अक्षरों की वजह से भी। पोस्टस्क्रिप्ट, उनसे आपका क्या संबंध है? नहीं, उसका मतलब पोस्टस्क्रिप्ट नहीं है। पीएस मेरे नाम के इनिशियल्स हैं। लेकिन आपका नाम तो सोफी नेवू है। सोफी ने हौले से कहा, दरअसल पीएस वो नाम है जिससे वो मुझे पुकारते थे जब मैं उनके साथ रहती थी। इसका पूरा मतलब था प्रिंसेस सोफी। मैं जानती हूँ ये थोड़ा बचकाना है, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी बात है जब मैं छोटी बच्ची थी। आप जैक सॉनिये को तब से जानती थीं जब आप छोटी सी बच्ची थीं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जैक सॉनिये मेरे दादा थे। अध्याय 14। लैंगडन कहाँ है? सिगरेट का आखिरी कश लगाने के बाद कंट्रोल रूम की तरफ आते हुए फैश ने सख्त लहजे में पूछा। वो अभी भी टॉयलेट में है सर, लेफ्टिनेंट कोल ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे इरादों के बारे में पता चल गया हो? कोल ने इनकार में सिर हिलाया। पुरुषों के टॉयलेट में अभी भी छोटी मोटी हलचलें दिखाई दे रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि जीपीएस डॉट अभी भी उसके साथ है। हो सकता है उसकी तबीयत वाकई खराब हो गई हो। अगर उसे डॉट मिल गया होता तो अब तक वो उसे निकालकर फेंक देता और भाग जाता। फैश ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोला, ठीक है, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। तभी एक अधिकारी ने ऑफिस के भीतर से उसे पुकारा। कैप्टन, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि फोन पर आप बात करें। किसका फोन है? ये हमारे क्रिप्टोग्राफी विभाग के डायरेक्टर का फोन है। और क्या कह रहे हैं वो? ये सोफी नेवू के बारे में है सर, कहीं कुछ गड़बड़ लगता है। अध्याय 15। समय आ चुका था। काली ऑडी से बाहर कदम रखते हुए सिलास काफी हिम्मत महसूस कर रहा था। रात की धीमी हवा में उसका ढीला ढाला चोगा सरसरा रहा था। वो जानता था कि जो काम उसे करना था उसके लिए ताकत से कहीं ज्यादा नफासत की जरूरत थी। इसीलिए उसने अपनी वो पिस्तौल गाड़ी में ही छोड़ दी थी जो उसे टीचर ने दी थी। ईश्वर के घर में हत्या के औजार की कोई जगह नहीं है। चर्च की ओर बढ़ता हुआ वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं। चर्च के विशाल दरवाजे की छाया में एक पल रुककर उसने गहरी सांस ली। इस पल के पहले तक उसको सही मायनों में इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था और वो क्या था जो अंदर उसका इंतजार कर रहा था। कीस्टोन, वो हमें हमारे आखिरी लक्ष्य तक लेकर जाएगा। उसने प्रेत की तरह सफेद अपनी मुट्ठियां उठाईं और 3 बार दरवाजे को खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। अध्याय 16। सोफी ये सोच रही थी कि फैश को यह पता लगने में कितना वक्त लगेगा कि वो इमारत से बाहर नहीं निकली थी। लैंगडन को इतनी बुरी तरह से घबराया हुआ देखकर उसे ये भी लग रहा था कि उसने उसको यहाँ टॉयलेट में घेर कर ठीक किया या नहीं। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी, उसने सोचा। उसने अपने दादा के शव की कल्पना की। एक वक्त था जब वे उसके लिए सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब उसके लिए वे अजनबी थे। आज से 10 साल पहले मार्च की एक रात को उनके रिश्ते एक पल में ही खत्म हो गए थे जब वो 22 साल की थी। सोफी इंग्लैंड की ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से अपने तय समय से कुछ पहले ही घर वापस आ गई थी और उसने गलती से अपने दादा को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो एक ऐसा दृश्य था जिस पर उसे आज भी भरोसा नहीं होता था। सोफी इस कदर शर्मिंदगी से भरी थी कि वो अपने दादा द्वारा दी गई कैफियत को भी सह नहीं सकी और जो पैसा उसने बचाया हुआ था उसे लेकर घर छोड़कर चली गई और एक छोटे से फ्लैट में जाकर रहने लगी जिसमें पहले से ही कुछ और लड़कियां रहती थीं। उसने कसम खा ली थी कि जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करेगी। उसके दादा ने उससे संपर्क करने की हजारों कोशिशें की, उसे कार्ड और खत भेजे, मिलने के लिए उससे विनती की, लेकिन सोफी ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बार को छोड़कर जब उसने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे भविष्य में उसे कभी भी फ़ोन करने की कोशिश या उससे मिलने की कोशिश ना करें।
लेकिन सोनिया ने भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 10 सालों तक वे उसे लगातार खत भेजते रहे थे, जो उसकी मेज की दराज में आज भी बंद पड़े थे। उसके दादा को इस बात का श्रेय जाता था कि उन्होंने एक बार भी उसे फोन करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन आज शाम उन्होंने सोफी को फोन किया था। आंसरिंग मशीन पर उनकी आवाज चौंकाने की हद तक बूढ़ी लग रही थी। उनका संदेश था, मैंने इतने अरसे तक तुम्हारी मर्जी का सम्मान किया है सोफी, और मुझे तुम्हें फ़ोन करके बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बहुत भयानक घटित हो गया है। क्या तुमने वो सारे खत नहीं पढ़े जो मैं इन वर्षों में तुम्हें लिखता रहा हूँ? क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया है? हमें एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने दादा की ये इच्छा पूरी कर दो। मुझे लुव्र में फ़ोन करो, तुरंत। मुझे लग रहा है कि मैं और तुम बहुत बड़े खतरे में हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने चीज़ों को तुमसे छुपा कर रखा है और इसकी कीमत मुझे तुम्हारे प्रेम से चुकानी पड़ी है, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया था। अब वो समय आ गया है कि तुम्हें ये सच्चाई जान लेनी चाहिए। प्लीज़ सोफ़ी, मुझे तुमको तुम्हारे परिवार की सच्चाई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। सोफ़ी के दिल की धड़कनें ये सुनकर तेज़ हो गई थीं। मेरा परिवार? सोफ़ी के माँ बाप तभी मर गए थे जब वो 4 साल की थी। उनकी कार एक तेज़ बहती नदी के पुल से नीचे जा गिरी थी। उसकी दादी और उसका छोटा भाई भी कार में थे, और इस तरह सोफ़ी का पूरा परिवार एक ही पल में दुनिया से मिट गया था। इस बात की पुष्टि के लिए उसके पास ढेरों समाचार पत्रों की क्लिपिंग्स भी थीं। उसके दादा की आवाज़ आंसरिंग मशीन पर अभी भी आ रही थी। मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, सही वक्त का इंतज़ार, लेकिन अब इंतज़ार के लिए वक्त रहा नहीं। मुझे तुरंत लुव्र में फ़ोन करो। जैसे ही तुमको ये संदेश मिले, तुरंत। मैं यहाँ पूरी रात इंतज़ार करूँगा। मुझे डर है कि हम दोनों के सिर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। संदेश समाप्त हो गया था और सोफ़ी कई मिनटों तक पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। उसने ना ही उन्हें फ़ोन किया और ना ही ऐसा करने की उसकी कोई योजना थी। उसका ख्याल था कि उसके दादा उससे मिलने के लिए झूठ बोल रहे थे। अब वो अपने उस ख्याल के लिए बहुत पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके दादा अपने ही म्यूजियम के भीतर मृत पड़े हुए थे और उन्होंने फर्श पर एक कोड लिखा हुआ था जो उसके लिए था। इस बात को लेकर उसके मन में कोई संदेह नहीं था। हालांकि वो उसका मतलब अभी तक नहीं समझी थी, लेकिन इतना वो पक्के तौर पर जानती थी कि उस संदेश के इतने मुश्किल होने का कारण यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए लिखा गया था। कठिन पहेलियां और कोड हल करने का शौक उसे जैक सोनिया की वजह से ही हुआ था। जैक सोनिया खुद भी शब्द पहेलियों, गूढ़ लिपियों और कोडिंग के दीवाने थे। कितने इतवार थे जो उन दोनों ने ऐसी पहेलियां हल करते साथ साथ बिताए थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही सोफ़ी सबसे कठिन लेवल की पहेलियां हल करने लग गई थी। बाद में उसने अपने शौक को ही अपना व्यवसाय बना लिया था और जुडिशियल पुलिस में क्रिप्टोग्राफर बन गई थी। आज की रात उसके दादा ने ऐसी ही एक गूढ़ लिपि का इस्तेमाल करके 2 एकदम अजनबी लोगों, सोफ़ी और रॉबर्ट लैंगडन को एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? लैंगडन के हैरान रुख को देखकर सोफ़ी को साफ महसूस हो रहा था कि उसके दादा के इरादों के बारे में उस अमेरिकन को भी सिर्फ उतना ही मालूम था जितना खुद सोफ़ी को। उसने एक बार फिर से जोर डाला, आपने और मेरे दादा ने आज रात मिलने की योजना बनाई थी, वो किस बारे में था? लैंगडन सचमुच ही परेशान नजर आ रहा था। दरअसल वो मुलाकात उनकी सेक्रेटरी ने तय की थी और उसने कोई खास वजह नहीं बताई थी, और मैंने पूछा भी नहीं था। मुझे लगा कि उन्होंने सुन रखा होगा कि मैं फ्रेंच कैथीड्रलों की पेगन चित्रकला के बारे में लेक्चर देने आ रहा था। उनकी उस विषय में दिलचस्पी थी और उन्होंने सोचा होगा कि लेक्चर के बाद ड्रिंक्स पर मिलना मज़ेदार रहेगा। सोफ़ी को ये अटकल ठीक नहीं लगी। पेगन चित्रकला के बारे में उसके दादा दुनिया भर के किसी भी आदमी से ज़्यादा जानते थे। इसके अलावा वे बहुत ही एकांत प्रिय आदमी थे। किसी अमेरिकी प्रोफेसर से यूं ही गपशप के लिए तैयार हो जाने वालों में से नहीं थे, जब तक कि उसकी कोई खास वजह ना हो। मेरे दादा ने आज दोपहर मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि वो और मैं गंभीर खतरे में थे। क्या आपको इस बात का कोई मतलब समझ में आता है?
लैंगडन की आंखों में चिंता दिखाई दी। नहीं तो, लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ है उसे देखते हुए तो खतरा साफ साफ नजर आ ही रहा है। सोफी ने सिर हिलाया। अंदर से खाली सा महसूस करते हुए वो बाथरूम के दूसरे सिरे पर बनी कांच की पट्टियों वाली छोटी सी खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। वे लोग बहुत ऊंचाई पर थे, कम से कम 40 फुट। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसे इस बात का पक्का अनुमान था कि रॉबर्ट लैंगडन के पास कोई ना कोई ऐसी सूचना मौजूद थी जो सोफी के लिए बहुत जरूरी थी। उसके दादा का संदेश इससे ज्यादा और कितना साफ हो सकता था। प्रिंसेस सोफी, रॉबर्ट लैंगडन की तलाश करो। सोफी के लिए लैंगडन के साथ और अधिक वक्त गुजारना जरूरी था, सोचने के लिए, मिलजुल कर इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वक्त तेजी से बीता जा रहा था। उसने सिर उठाकर लैंगडन से कहा, देखिए, बेजुफैश आपको किसी भी पल हिरासत में ले लेगा। मैं आपको इस म्यूजियम से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें तुरंत एक्शन में आना होगा। लैंगडन की आंखें फैल गईं। तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊं? ये अकेला वो समझदारी का काम होगा जो आप कर सकते हैं। अगर फैश आपको हिरासत में ले लेता है तो आपको कई हफ्ते फ्रांसीसी जेल में बिताने पड़ेंगे और उस दौरान डीसीपीजे और अमेरिकन एम्बेसी इस बात को लेकर लड़ते रहेंगे कि आपका केस किस अदालत में चलाया जाए। लेकिन अगर हम यहाँ से भाग जाएं और किसी तरह आपकी एम्बेसी तक पहुंच जाएं तो आपकी सरकार आपके अधिकारों की रक्षा करेगी और उसी दौरान आप और मैं मिलकर ये साबित कर देंगे कि आपने ये हत्या नहीं की है। लैंगडन इस बात से जरा भी सहमत नहीं लग रहा था। ऐसा तो संभव ही नहीं है। फैश की टीम निकलने के हर दरवाजे पर तैनात है और अगर हम बिना गोली लगे भाग भी जाते हैं तो भी इस तरह भागना मुझे अपराधी होने का एहसास कराता है। जरूरत इस बात की है कि आप फैश को ये कहें कि फर्श पर लिखा गया वो संदेश आपके लिए था और मेरा नाम वहां आरोपी के तौर पर नहीं लिखा गया था। ये मैं जरूर करूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सुरक्षित अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच जाएं। वो यहां से 1 मील से भी कम दूरी पर है और मेरी कार म्यूजियम के ठीक बाहर खड़ी है। आपको गुनहगार साबित करना फैश का आज रात का लक्ष्य है। उसने अभी तक आपको सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया है कि कहीं आप कोई ऐसी हरकत कर बैठें जिससे उसका मामला और भी मजबूत हो जाए। हाँ बिल्कुल, और भागकर मैं ठीक यही काम करने वाला हूं। अचानक सोफी के स्वेटर में रखा सेलफोन बजने लगा। ये कहीं फैश का फोन ना हो। उसने फोन निकाला और उसका स्विच ऑफ कर दिया। अगर ये फैश का फोन था तो इसका मतलब है कि उसे मेरे बारे में पता चल चुका है, उसने मन ही मन सोचा। अब तुरंत एक्शन लेना और भी जरूरी हो गया था। मुझे लैंगडन को अमेरिकन एम्बेसी लेकर जाना ही होगा। खिड़की की तरफ मुड़ते हुए उसने कांच के ऊपर लगी हुई अलार्म टेप की जाली के पार 40 फुट की नीचाई पर बनी पटरी को ध्यान से देखा। इतनी ऊंचाई से कूदकर लैंगडन सिर्फ अपने पैर ही तुड़वा सकता है, लेकिन फिर भी सोफी ने अपना फैसला ले लिया था। रॉबर्ट लैंगडन को लुव्र से भागना ही है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। अध्याय 17। क्रिप्टोग्राफी के डायरेक्टर से बात करने के बाद से ही फैश काफी परेशान दिख रहा था। फोन काटने के बाद वो कोल के पास गया था और उसने उसे आदेश दिया था कि वो नेवू से उसकी बात कराए। नेवू ने फोन नहीं उठाया था और फैश पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर उधर घूम रहा था। क्रिप्टो ने हमें फोन क्यों किया था? कोल ने पूछा। हमें ये बताने के लिए कि उन्हें ड्रैगनी शैतान और लंगड़े संत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उन नंबरों को फिबोनाची सीक्वेंस के रूप में पहचान लिया है, लेकिन उनको ये संदेह है कि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए तो उन्होंने पहले ही सोफी नेवू को यहां भेज दिया था। फैश ने इनकार में सिर हिलाया। सोफी नेवू को उन्होंने नहीं भेजा था। डायरेक्टर का कहना है कि मेरे आदेश पर उसने अपनी पूरी टीम को उन तस्वीरों की जांच के काम में लगा दिया था। जब एजेंट नेवू वहां पहुंची तो उसने सोनिया की तस्वीरों पर एक नजर डाली और बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल गई। डायरेक्टर का कहना था कि उसने नेवू की इस हरकत पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये बात साफ थी कि उन तस्वीरों को देखकर वो बहुत विचलित थी। विचलित? क्या उसने कभी किसी लाश की तस्वीरें नहीं देखी? कोल ने कहा।
फैश एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मुझे ये बात मालूम नहीं थी और शायद डायरेक्टर को भी उस वक्त तक इसकी जानकारी नहीं थी जब तक कि साथ काम करने वाले एक आदमी ने उसे बताया नहीं था। लेकिन अब जैसा कि पता चला है, सोफी नेवू जैक सॉनिये की पोती है। कोल अवाक रह गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसने उन नंबरों को फिबोनाची सीक्वेंस के रूप में तो पहचान ही लिया था, क्योंकि वो यहाँ आई थी और ये बात उसने हमें बताई थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो ऑफिस में किसी को बताए बिना ही वहां से क्यों चली आई। इस बात की एक ही वजह फैश को समझ आ रही थी। सोनिया ने वो नंबर फर्श पर इस उम्मीद में लिखे होंगे कि उनकी वजह से क्रिप्टोग्राफर्स को इस काम में शामिल करना होगा और इस तरह उनकी पोती भी उसमें शामिल हो जाएगी। जहां तक संदेश के बाकी हिस्से का सवाल था, तो क्या सोनिया अपनी पोती से कोई बात कहने की कोशिश कर रहे थे? अगर ऐसा था तो इस संदेश ने उसको क्या कहा था और इसमें लैंगडन कहाँ फिट होता था? इससे पहले कि वो इस पर आगे और सोच विचार करता, म्यूजियम की खामोशी एक तीखे अलार्म से बुरी तरह भंग हो गई। एक एजेंट चिल्लाया, अलार्म! ग्रैंड गैलरी, मेंस टॉयलेट। फैश कोल की ओर घूमा। लैंगडन कहाँ है? वो अभी भी टॉयलेट में ही है। कोल ने लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकते लाल बिंदु की ओर इशारा किया। एक पल बाद ही वो हैरानी से चिल्लाया, माय गॉड, लैंगडन खिड़की की तरफ जा रहा है। लेकिन फैश तब तक हरकत में आ चुका था। अपने कंधे से एक झटके के साथ अपना रिवॉल्वर खींचता हुआ वो तेजी से ऑफिस के बाहर लपका और मेंस टॉयलेट की तरफ भागा। कोल आश्चर्यचकित होकर स्क्रीन को देख रहा था, जिस पर वो चमकता हुआ लाल बिंदु खिड़की की पट्टी पर पहुंचता दिखाई दिया और उसके बाद वो बिंदु इमारत की परिधि के बाहर निकल गया। ये हो क्या रहा है? क्या लैंगडन खिड़की के ऊपर चढ़ गया है या? हे ईश्वर! जैसे ही वो बिंदु दीवार के और आगे बढ़ा, कोल अपने पैरों पर उछल पड़ा। सिग्नल एक पल के लिए कांपा और फिर वो बिंदु इमारत की सीमा से कोई 10 गज की दूरी पर जाकर थम गया। कोल ने कंट्रोल बोर्ड पर हड़बड़ी में उंगलियां चलाते हुए पेरिस की सड़क का नक्शा निकाला और जीपीएस को नए सिरे से चालू किया। आकार को बढ़ाते हुए अब वो सिग्नल की ठीक ठीक स्थिति को देख सकता था। बिंदु अब कोई हरकत नहीं कर रहा था, यानी लैंगडन छलांग लगा चुका था। अध्याय 18। फैश तेजी से ग्रैंड गैलरी में भागा जा रहा था और यहाँ कोल का रेडियो दूर गूंजती अलार्म की आवाज के बीच गरज रहा था। वो चिल्ला रहा था, उसने छलांग लगा दी, उसने छलांग लगा दी, टॉयलेट की खिड़की के बाहर, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। जीसस, मुझे लगता है लैंगडन ने सुसाइड कर लिया है। एक पल बाद कोल की आवाज फिर से उभरी, नहीं, वो चल रहा है। माय गॉड, वो जिंदा है। लैंगडन चल रहा है। लैंगडन अब और तेज चल रहा है। वो कैरोसेल पर भाग रहा है। रुकिए, वो स्पीड पकड़ रहा है। वो बहुत तेजी से भाग रहा है। जरूर वो किसी कार में है। मुझे पक्का यकीन है कि वो किसी कार में ही है। तब तक फैश अपनी बंदूक ताने पुरुष टॉयलेट में घुस चुका था। उसने जल्दी जल्दी पूरे बाथरूम का मुआयना किया। सारे क्यूबिकल्स वीरान पड़े थे। फैश की नजरें तुरंत ही कमरे के दूसरे सिरे पर टूटी हुई खिड़की की ओर गईं। वो उसकी ओर भागा और ऊपर से झांक कर देखने लगा। लैंगडन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फैश के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि कोई आदमी इस तरह का स्टंट करने की हिम्मत दिखा सकता था। निश्चय ही अगर वो इतनी ऊंचाई से कूदा था तो अब तक बुरी तरह घायल हो चुका होगा। आखिरकार अलार्म खामोश हुआ और वॉकी टॉकी पर कोल की आवाज एक बार फिर से उसे सुनाई देने लगी। वो दक्षिण की ओर जा रहा है, और भी तेज, और भी तेज, पुल पर, नदी को पार कर रहा है। फैश अपनी बाईं ओर मुड़ा। सामने पुल पर जो एकमात्र वाहन उसे नजर आ रहा था वो एक डिलीवरी ट्रक था जो लूव्र के दक्षिण की ओर जा रहा था। ट्रक का सामान लादने का हिस्सा एक विनाइल तिरपाल से ढका हुआ था। फैश आशंका से भरकर अंदर ही अंदर सिहर उठा। ये ट्रक शायद कुछ ही पल पहले रेड लाइट की वजह से सीधे टॉयलेट की खिड़की के नीचे रुका था। एक पागलपन भरा जोखिम, उसने मन ही मन कहा। लैंगडन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तिरपाल के नीचे क्या लदा होगा। अगर उसमें लोहा या सीमेंट या कचरा होता तो क्या होता? ये बिल्कुल पागलपन था। एक बार फिर से कोल की आवाज आई, बिंदु मुड़ रहा है। वो सैम्पेक के पुल से दाईं तरफ मुड़ रहा है।
फैश ने खिड़की से साफ साफ देखा कि ट्रक उस मोड़ पर जाकर गायब हो गया। कोल पहले से ही बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को रेडियो संदेश भेज रहा था और उनको लुव्र की सीमा से हटाकर उनकी गश्ती गाड़ियों में तलाशी पर भेज रहा था। अब लैंगडन का खेल खत्म। फैश ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसके आदमी कुछ ही मिनट में उस ट्रक को घेर लेंगे। लैंगडन भागकर कहीं जा ही नहीं सकता था। अपना हथियार वापस रखते हुए वो टॉयलेट से निकला और उसने कोल को रेडियो पर संदेश दिया, मेरी कार निकलवाओ, गिरफ्तारी के वक्त मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूं। और इतना कहकर वो बिल्डिंग से बाहर जाने के रास्ते पर दौड़ पड़ा। टॉयलेट से सिर्फ 15 गज की दूरी पर लैंगडन और सोफी ग्रैंड गैलरी के अंधेरे में एक दीवार से टिके खड़े थे। पिछले 60 सेकंड जैसे एक धुंध में बीते थे। लैंगडन टॉयलेट के भीतर खड़ा उस अपराध से भागने के लिए साफ मना कर रहा था जो उसने नहीं किया था, और सोफी कांच की पट्टियों वाली उस खिड़की को देखती हुई उसके ऊपर चढ़कर अलार्म की जालियों को जांच रही थी। इसके बाद उसने नीचे झांककर सड़क को देखा था। फिर उसने कहा था, एक छोटा सा टारगेट मन में बनाकर आप यहाँ से निकल सकते हैं। लैंगडन को उस पर लगा था मानो सोफी पूरी तरह पागल हो चुकी है। सड़क पर एक विशालकाय 18 पहियों वाला ट्रक खिड़की के नीचे स्पॉटलाइट की ओर बढ़ रहा था। ट्रक के सामान वाले हिस्से के ऊपर एक नीले रंग का विनाइल तिरपाल तना हुआ था जो ट्रक में लदे सामान को ढीले ढाले तरीके से ढके हुए था। लैंगडन को उम्मीद थी कि सोफी वो करने की नहीं सोच रही होगी जो उसे लग रहा था कि वो सोच रही है। देखो सोफी, कोई सवाल ही नहीं है कि मैं इस खिड़की से नीचे कूद जाऊंगा। वो ट्रैकिंग डॉट जेब से निकालिए। सोफी ने डॉट उसके हाथ से ली और तुरंत सिंक की ओर चल पड़ी। उसने साबुन की एक मोटी बट्टी उठाई, उसके सिरे पर डॉट को रखा और अंगूठे से उसे अंदर गहरे तक धंसा दिया। फिर उसने उस छेद को बंद कर दिया और डॉट को साबुन के अंदर अच्छी तरह से जड़ दिया। बट्टी लैंगडन को पकड़ाते हुए उसने सिंक के नीचे से सिलेंडर के आकार की कचरे की बाल्टी उठाई। इससे पहले कि लैंगडन कुछ कह पाता, सोफी उस बाल्टी को दीवार गिराने वाले कुंदे की तरह थामे हुए दौड़ती हुई खिड़की के पास गई और खिड़की पर उससे प्रहार करते हुए उसने उसके कांच तोड़ दिए। कांच तोड़ते ही उनके सिरों पर अलार्म घनघना उठे। वो जोर से चिल्लाई, साबुन मुझे दो। साबुन को हथेली में लेकर उसने टूटी हुई खिड़की से झांकते हुए नीचे खड़े उस विशालकाय ट्रक को देखा। निशाना बहुत बड़ा था और वो इमारत के उस हिस्से से मुश्किल से 10 फुट नीचे था। सोफी ने गहरी सांस ली और साबुन की उस बट्टी को रात के अंधेरे में बाहर फेंक दिया। साबुन तेजी से सरसराती हुई तिरपाल के कगार पर गिरी और फिर नीचे माल भरने की जगह पर खिसक गई। उसे दरवाजे की ओर खींचते हुए सोफी ने कहा, बधाई हो, आप अभी अभी लुव्र से भाग गए हैं। अब जबकि अलार्म खामोश हो चुका था, लैंगडन लुव्र से छूटते डीसीपीजे के सायरनों की आवाजें सुन पा रहा था। पुलिस की सारी टीमें वहां से रवाना हो रही थीं। फैश भी ग्रैंड गैलरी से बाहर जा चुका था। सोफी ने उससे कहा, ग्रैंड गैलरी में कोई 50 मीटर पीछे आपातकालीन सीढ़ियां हैं, हम वहां से आराम से बाहर निकल सकते हैं। अब लैंगडन ने एक भी शब्द ना कहने का मन बना लिया था। वो समझ गया था कि सोफी नेवू उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा चतुर थी। अध्याय 19। सिस्टर सैंड्रीन के साथ चर्च के अंदर जाते हुए सिलास इस दिवाले की सादगी को देखकर मन ही मन हैरान था, लेकिन उसे अपने काम को पूरा करने की जल्दी थी। वो मन ही मन कामना कर रहा था कि अगर सिस्टर सैंड्रीन उसे अकेला छोड़ देती तो कितना अच्छा होता। हालांकि वो एक बूढ़ी और कमजोर औरत थी और सिलास उस पर आसानी से भारी पड़ सकता था, लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि वो तब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि वैसा करना पूरी तरह से जरूरी ना हो जाए। ये पुरोहित वर्ग की औरत है और अगर ब्रदरहुड ने अपने कीस्टोन को छिपाने के लिए इसके चर्च का चुनाव किया तो इसमें उसका क्या दोष था। दूसरों के किए पापों की सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए। उसने सिस्टर से कहा, मुझे बहुत संकोच हो रहा है सिस्टर कि आपको मेरी वजह से जगाया गया। बिल्कुल नहीं, आप थोड़े से वक्त के लिए पेरिस में हैं। आपको सेंट सुलेपीस चर्च देखने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपको कहाँ से घुमाना शुरू करूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सिस्टर, आपने पहले ही बहुत कृपा की है, मैं अकेले ही घूम लूंगा। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर मैं जाग ही तो रही हूं। सिलास चलते चलते रुक गया।
उसने उस छोटी सी औरत की तरफ अपनी विशाल काया को पूरी तरह मोड़ दिया और जब औरत ने उसकी लाल आंखों में झांका तो वो उसकी घबराहट को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अगर ऐसा कहना ज्यादा रूखा ना लगे सिस्टर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर के घर में सिर्फ टहलने और घूमने की आदत नहीं है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर अकेले प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चर्च के पिछवाड़े आपका इंतजार करूंगी, सिस्टर ने कहा। सिलास ने अपना भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर रखा और सिर झुकाकर उसकी ओर देखते हुए बोला, सिस्टर, मैं पहले ही अपराध बोध से भरा हूं कि मैंने आपको असमय जगा दिया। अब आपसे ये कहना कि आप जागती रहें बहुत नाइंसाफी होगी। प्लीज आप सोने जाइए। मैं आपके देवालय का आनंद उठा सकता हूं और फिर खुद ही चला भी जाऊंगा, जैसा आप ठीक समझें। कृपया बाहर जाते हुए दरवाजे को ठीक से बंद करना ना भूलें, सिस्टर ने कहा। सिलास सिस्टर को सीढ़ियों पर नजरों से ओझल होते देखता रहा। इसके बाद वो मुड़ा और अपने कांटेदार पट्टे को अपने पैरों में और धंसाते हुए सामने की पंक्ति में घुटनों के बल बैठ गया। हे मेरे प्रिय ईश्वर, मैं आज का अपना ये कार्य आपको समर्पित करता हूँ। ऊपर की मंजिल की एक गैलरी में दुबक कर बैठी सिस्टर सैंड्रीन जंगले में से झांकती हुई अपने घुटनों पर झुके उस लबादाधारी आदमी को चुपचाप देख रही थी। उसके मन में अकस्मात उठी एक आशंका ने उसका चैन हर लिया था। उसके मन में एक उड़ता सा ख्याल आया कि कहीं ये रहस्यमय आदमी वही दुश्मन तो नहीं है जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी, और क्या ये उचित होगा कि वो आज रात भी उन आदेशों का पालन करे जो वो इन सारे वर्षों में करती आई थी। उसने वहीं अंधेरे में रुकने और उसकी एक एक हरकत पर नजर रखने का फैसला किया। अध्याय 20। अपने छिपने की अंधेरी जगह से निकलकर लैंगडन और सोफी सुनसान ग्रैंड गैलरी के गलियारे में दबे पांव चलते हुए इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। दरवाजा यहां से ज्यादा दूर नहीं है, सोफी ने कहा। क्या आपको लगता है कि आपके दादा के संदेश के नंबरों में दूसरे वाक्यों को समझने का रहस्य छिपा हो सकता है? लैंगडन ने पूछा। मैं रात भर से उन नंबरों के बारे में सोच रही हूँ। जमा, गुणा, भाग सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद वे नंबर फिबोनाची सीक्वेंस का एक हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, क्या पंचकोण यानी पेंटागन का आपके लिए कोई अर्थ है? हाँ है। मुझे बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैं अपने दादा के साथ रहती थी तब ये पंचकोण मेरे दादा और मेरे बीच एक खास प्रतीक हुआ करता था। हम लोग यूं ही समय बिताने के लिए टैरो कार्ड खेला करते थे और मेरा सूचक कार्ड हमेशा पेंटागन आता था। मुझे पक्की तरह पता है कि वे पत्तों को हमेशा चालाकी से फेंटते थे, लेकिन ये पंचकोण हमारा एक हल्का फुल्का मजाक हुआ करता था। लैंगडन को झुरझुरी हो आई। ये लोग टैरो खेलते थे? इटालियन ताश के पत्तों का ये मध्ययुगीन खेल छिपे हुए विधर्मी प्रतीकों से इस कदर भरा हुआ था कि लैंगडन ने अपनी नई पांडुलिपि में टैरो के लिए एक पूरा अध्याय ही समर्पित किया था। इस खेल के 22 कार्डों के नामों में स्त्री पोप, साम्राज्ञी और तारा जैसे नाम शामिल थे। असल में शुरुआत में टैरो का आविष्कार उन विचारों का प्रसार करने के लिए किया गया था जिन पर चर्च ने प्रतिबंध लगा रखा था। ये सारा प्रसार खुफिया तरीके से किया जाता था। टैरो की वो सारी रहस्यमय पुरानी विशेषताएं आधुनिक भविष्यवक्ताओं द्वारा निर्जीव कर दी गई थीं। टैरो में जो पंचकोण यानी पेंटागन है वो नारी दिव्यता का प्रतीक है, और अगर सोनिए अपनी पोती की ताश की गड्डी को मजे मजे में चालाकी से इस तरह लगाते थे कि उनकी पोती का कार्ड हमेशा पंचकोण ही आता था, तो इसके अंदर जरूर कोई ना कोई मतलब छिपा हुआ था। अब तक वे आपातकालीन सीढ़ियों तक पहुंच गए थे और सोफी ने सावधानी से दरवाजे को खींचकर खोल दिया। कोई अलार्म नहीं बजा। दरवाजे केवल बाहर की तरफ तार से बंधे हुए थे। सोफी लैंगडन को सावधानी से एक घुमावदार सीढ़ी के रास्ते नीचे की ओर ले गई। उसके बाद वे तेजी से दौड़ने लगे। लैंगडन ने पीछे पीछे भागते हुए कहा, जब आपके दादा ने आपको पंचकोण के बारे में बताया था तब क्या उन्होंने देवी पूजा का कोई जिक्र भी किया था या कैथोलिक चर्च के असंतोष के बारे में कोई जिक्र किया था? सोफी ने इनकार में सिर हिलाया। असल में मेरी दिलचस्पी सिर्फ उसके गणितीय पक्ष में थी। दैवीय अनुपात यानी डिवाइन प्रपोर्शन, ग्रीक नंबर 5 और फिबोनाची सीक्वेंस, इसी तरह की चीजों में। लैंगडन एक बार फिर हैरानी में डूब गया।
आपके दादा ने आपको फाई के बारे में पढ़ाया था? हाँ, मैं जानती हूँ वो डिवाइन प्रपोर्शन है। असल में मजाक में मेरे दादा कहा करते थे कि मैं आधी देवी हूँ, मेरे नाम की स्पेलिंग की वजह से, SOPHIE। अब लैंगडन को पूरी तरह से ये समझ आ रहा था कि सोनिया के सुरागों में उससे कहीं ज्यादा मतलब छिपे हैं जितने उसे पहले लग रहे थे। दा विंची, फिबोनाची सीक्वेंस, पंचकोण, आश्चर्यजनक रूप से ये सारी चीजें उस एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़ी थीं जो कला के इतिहास में इतना ज्यादा महत्व रखता था कि लैंगडन ने उसके बारे में पढ़ाने में अपनी क्लास में कई कई पीरियड लगाए थे। ये था ग्रीक नंबर 5। उसे लगा जैसे वो समय में तेजी से उल्टे घूमता हुआ हार्वर्ड में अपनी क्लास में पहुंच गया हो और अपने इस चहेते नंबर को ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हो। वो विद्यार्थियों को बता रहा था, ये संख्या 5 1.618 कला में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। ये संख्या फिबोनाची सीक्वेंस से ली गई है। ये सीक्वेंस एक ऐसा क्रम है जो सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि इसकी हर दो अगल बगल वाली संख्याओं का योग अगली संख्या के बराबर होता है, बल्कि इसलिए भी प्रसिद्ध है कि हर संख्या को अगर उससे पहले वाली संख्या से भाग दिया जाए तो वो हमेशा 5 होता है, यानी 1.618। असल में 5 का दिमाग को और भी ज्यादा झंझना देने वाला पक्ष ये है कि ये प्रकृति के एक बुनियादी घटक की भूमिका निभाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान तक सभी 5:1 के अनुपात में ढले हुए हैं और इसीलिए शुरुआती दौर के विद्वानों ने इसे दैवीय अनुपात यानी डिवाइन प्रपोर्शन घोषित कर दिया था। सामने की लाइन में बैठी एक लड़की ने कहा, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूं, लेकिन मैंने तो प्रकृति में इस दैवीय अनुपात को कभी नहीं देखा। लैंगडन हंस पड़ा। उसने कहा, क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के छत्ते में मादा और नर के बीच के रिश्ते के बारे में पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। मादा मधुमक्खियों की संख्या नरों से हमेशा ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि अगर तुम संसार के किसी भी मधुमक्खियों के छत्ते की मादा मधुमक्खियों की संख्या को उसकी नर मधुमक्खियों की संख्या से भाग करो तो तुम्हें हमेशा एक ही संख्या मिलेगी और वो है 5। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक कुंडलीदार समुद्री घोंघे की स्लाइड निकाली। इसको पहचानते हो? ये नॉटिलस है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी एक कुंडली का डायामीटर उसकी अगली कुंडली के डायामीटर के साथ किस अनुपात में होता है? सारे विद्यार्थी हैरानी में पड़ गए। ये भी 5 है, यानी 1.618। इसके बाद उसने एक के बाद एक स्लाइड्स दिखानी शुरू कर दी। सूरजमुखी के फूल, देवदार के कुंडलाकार कोन, पौधों की टहनियों पर पत्तियों की बनावट, कीड़ों के शरीर के खंड, सब के सब आश्चर्यजनक रूप से उसी दैवीय अनुपात का पालन करते थे। ये तो कमाल है, एक विद्यार्थी ने कहा। लेकिन एक दूसरा बोला, लेकिन इसका कला से क्या संबंध है? लियोनार्डो ने एक और स्लाइड निकाली, एक मटमैला पीला कागज जिस पर लियोनार्दो दा विंची का विट्रूवियन मैन बना हुआ था। फिर उसने कहना शुरू किया, इंसान के शरीर की दैवीय बनावट को दा विंची से बेहतर और कोई नहीं समझता था। इंसान की हड्डियों की बनावट के एकदम सही अनुपातों को समझने के लिए कब्रों को खोदकर मुर्दों को निकाल लिया करता था। वो पहला आदमी था जिसने ये बताया था कि इंसान का शरीर ऐसे घटकों से बना हुआ है जिनका प्रपोर्शन हमेशा 5 के बराबर होता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आज घर जाकर सब लोग अपने सिर के सबसे ऊपरी सिरे से फर्श तक की लंबाई को नापना, फिर उसे अपनी नाभि से फर्श तक की लंबाई से भाग देना और फिर देखना कि तुम्हारे हाथ क्या संख्या लगती है। विद्यार्थियों की भीड़ से अविश्वास के स्वर उठने लगे। एक और उदाहरण चाहिए? अपने कंधों से लेकर उंगली के पोर तक की लंबाई को नापो और फिर उसे कोहनी से लेकर उंगली के पोर तक की लंबाई से भाग दो, फिर वही 5। कमर से लेकर फर्श को भाग दो घुटनों से फर्श तक, फिर से 5। उंगलियों के जोड़, पैरों की उंगलियां, रीढ़ की हड्डी के हिस्से, 5 5 5। तुम में से हर कोई इस दैवीय अनुपात का एक जीता जागता उदाहरण है। उस अंधेरे में भी लैंगडन देख सकता था कि वे सब बुरी तरह से हक्का बक्का थे। उसने अपने भीतर एक चिरपरिचित गर्माहट महसूस की।
इसी के लिए तो वो पढ़ाता था। अगले आधे घंटे तक लैंगडन उन्हें माइकल एंजेलो, दा विंची आदि अनेक बड़े बड़े कलाकारों की स्लाइड्स दिखाता हुआ हर कलाकार के कामों में ये दैवीय अनुपात उन्हें समझाता रहा। ग्रीक के पार्थेनॉन, मिस्र के पिरामिड और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में बनी यूएन की इमारत में भी फाई के उदाहरण भरे पड़े थे। बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी, मोजार्ट के सोनाटाओं में, शूबर्ट के कामों में कला का कोई भी काम फाई से अछूता नहीं था। दीवार पर लगे बोर्ड की ओर जाते हुए उसने कहा, और अंत में अब मैं प्रतीकों पर वापस लौटता हूँ। फिर उसने एक दूसरे को काटती 5 रेखाएं बनाकर एक 5 कोण के सितारे का आकार बना दिया। ये सिंबल वो सबसे शक्तिशाली सिंबल है जो आप इस टर्म के दौरान सीखोगे। पंचकोण के नाम से प्रसिद्ध इस प्रतीक को बहुत से कल्चर्स में दिव्य और रहस्यमय दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई पंचकोण बनाते हैं तो उसकी रेखाएं अपने आप खुद को दैवीय अनुपात के अनुसार विभाजित कर लेती हैं। चाहे आप इसे किसी स्केल से नाप कर बनाओ या यूं ही 5 लाइनें घसीट मारो, ये अनुपात हमेशा अपने आप वहां मौजूद होता है। और इसी वजह से ये सितारा या पेंटागन हमेशा से देवी और पवित्र नारीत्व से जुड़े सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक रहा है। आज हमने दा विंची को सिर्फ छुआ भर है, लेकिन अगले सेमेस्टर में हम उसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे। देवी उपासना की पुरानी पद्धतियों के लिए लियोनार्दो पूरी तरह से समर्पित था और इस बात के बहुत से लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। कल मैं आप लोगों को विंची का प्रसिद्ध चित्र दिखाऊंगा, द लास्ट सपर, जो पवित्र नारीत्व के प्रति अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली श्रद्धांजलि है। विद्यार्थियों में से विरोध के स्वर उभरे। आप मजाक कर रहे हैं। द लास्ट सपर तो ईसा मसीह और उनके शिष्यों का चित्र है। लैंगडन ने आंख मारते हुए कहा, गुप्त प्रतीक ऐसी जगहों पर छिपे होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी सोफी की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। उसे लगा जैसे वो अपने ख्यालों की किसी सुदूर दुनिया से वापस लौटा हो। उसने पाया कि वो आखिरी सीढ़ी पर एकदम जड़ होकर खड़ा हुआ था और सोफी उसे आगे बढ़ने के लिए पुकार रही थी। वो वहां अचानक इसलिए रुक गया था क्योंकि उसी पल उसके दिमाग में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला रहस्योद्घाटन हुआ था। ओह ड्रैगनी शैतान, ओह लंगड़ा संत, ये इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन वो जानता था कि वाकई वैसा ही था। उसके दिमाग में एक तूफान की तरह मंडराती फाई और दा विंची की छवियों के साथ रॉबर्ट लैंगडन ने अचानक ही बड़े अप्रत्याशित ढंग से सोनिया की उस गूढ़ पहेली को समझ लिया था। ओह ड्रैकोनियन डेविल, ओह लेम सेंट, ये तो सबसे आसान कोड है। जब उसने ये बात सोफी से कही तो वो भौचक्की उसे देखती रह गई। इसमें कोई कोड है? वो रात भर से उसके बारे में सोचती रही थी और उसे कोई कोड नजर नहीं आया था, और वो भी एकदम आसान कोड। ये बात आपने खुद ही कही थी। लैंगडन की आवाज उत्तेजना से गूंज रही थी। फिबोनाची संख्याओं का कोई भी अर्थ सिर्फ उनके सही क्रम में हो सकता है, वरना वो सिर्फ एक बकवास भर है। असल में ये बिखरी हुई फिबोनाची श्रृंखला हमारे लिए एक सुराग है। लैंगडन ने उस प्रिंटआउट को अपने हाथ में निकालते हुए कहा, ये संख्याएं एक इशारा हैं कि बाकी संदेश को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस सीक्वेंस को बेतरतीब ढंग से इसलिए लिखा है क्योंकि वे ये कहना चाहते थे कि हम इन बाकी शब्दों को समझने के लिए भी उसी तरीके का इस्तेमाल करें जिसका इस्तेमाल हमने सीक्वेंस को समझने के लिए किया है। ओ ड्रैकोनियन डेविल, ओ लेम सेंट, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ एनाग्राम हैं जिन्हें उल्टे सीधे ढंग से लिख दिया गया है। तुम्हारे दादा का ये अभिप्राय पूरे वक्त हमारे सामने था और उन्होंने हमें इसे समझाने के लिए जरूरत से ज्यादा क्लू छोड़े हुए थे। इसके बाद बिना एक भी और शब्द कहे लैंगडन ने अपना पेन निकाला और उन शब्दों को एक नए तरीके से लिख दिया। फिर उसने सोफी से कहा, ये शब्द ओ ड्रैकोनियन डेविल, ओ लेम सेंट असल में
लियोनार्दो दा विंची और द मोनालिसा के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बनाए गए एनाग्राम थे। अध्याय 21। द मोनालिसा, लियोनार्दो दा विंची। सोफी हैरानी से उन शब्दों को ताके जा रही थी। इस एनाग्राम को लेकर उसे जो झटका लगा था वो इस शर्मिंदगी के कारण था जो उसको खुद इस पहेली को हल ना कर पाने के कारण हो रही थी। लेकिन ये बात मेरी कल्पना से परे है कि आपके दादा अपनी मौत से सिर्फ कुछ मिनट पहले इतना पेचीदा एनाग्राम आखिर बना कैसे सके होंगे, लैंगडन ने उससे कहा। सोफी इस बात को समझ सकती थी और इस एहसास ने उसकी शर्मिंदगी को और भी गहरा कर दिया। मुझे इसे पहले ही समझ लेना चाहिए था। अब उसे याद आया कि उसके दादा ने अपनी जवानी के दिनों में सारी प्रसिद्ध पेंटिंग्स के नामों के एनाग्राम्स बनाए थे। उसने कहा, मेरे दादा ने मोनालिसा का ये एनाग्राम शायद बहुत बरसों पहले बना लिया था और आज रात उनको इसे एक कोड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसके दादा की आवाज ने कंपकंपा देने वाली स्पष्टता के साथ परलोक से उसे पुकार लगाई थी, लियोनार्दो दा विंची, द मोनालिसा। अब सोफी सिर्फ एक ही संभावना के बारे में सोच पा रही थी, एक परेशान कर देने वाली संभावना के बारे में। उसके दादा के शव के पास जो शब्द लिखे हुए थे वे उनके आखिरी शब्द नहीं थे। उसके दादा चाहते थे कि वो जाकर मोनालिसा को देखे। क्या उसके दादा ने उस जगह पर उसके लिए कोई संदेश छोड़ा हुआ था? ये बात पूरी तरह से संभव प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जहां मोनालिसा का चित्र टंगा हुआ था वो जगह उस जगह के बेहद नज़दीक थी जहां उसके दादा का शव मिला था। वे मरने से पहले बहुत आसानी से वहां तक गए हो सकते थे। सोफी ने मुड़कर सीढ़ियों की ओर देखा और खुद को एक दुविधा में फंसे पाया। वो जानती थी कि उसे लैंगडन को तुरंत म्यूजियम से बाहर निकालने की जरूरत थी, लेकिन उसका मन उसे उल्टी दिशा में जाने को कह रहा था, मोनालिसा के पास। उसने लैंगडन से कहा, मैं वापस जा रही हूं मोनालिसा के पास। इस वक्त? लैंगडन ने कहा। सोफी ने संभावित जोखिम के बारे में विचार किया, फिर कहा, मेरे ऊपर हत्या का शक नहीं किया जा रहा है। मैं ये कोशिश करके देखना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दादा आखिर मुझसे क्या कहना चाहते थे। और एम्बेसी? सोफी को इस बात का अपराध बोध हो रहा था कि उसे लैंगडन को भगोड़ा बनाकर अब बीच अधर में छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन और कोई चारा नहीं था। उसने सीढ़ियों के नीचे बने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और बोली, आप इस दरवाजे से बाहर निकल जाइए, ये आपको बाहर पार्किंग में ले जाएगा। वहां मेरी लाल रंग की स्मार्ट कार खड़ी है। ये लीजिए चाबी और सीधे एम्बेसी पहुंच जाइए। मेरे दादा ने जरूर मोनालिसा के पास मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है। मैं उसका पता लगाकर जल्दी ही आपके पास पहुंच जाऊंगी। लैंगडन ने हैरानी भरे स्वर में कहा, लेकिन अगर वे आपको ये बताना चाहते थे कि आप खतरे में क्यों हैं, तो उन्होंने ये बात फर्श पर उसी जगह क्यों नहीं लिख दी जहां वो मरे थे? मुझे लगता है कि वे चाहते थे कि उस संदेश को मेरे अलावा और कोई ना देख पाए। मैं भी आपके साथ चलता हूं, लैंगडन ने कहा। आपकी सुरक्षा के लिए आपको जल्दी से जल्दी एम्बेसी पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको जाना ही होगा। लैंगडन खुश नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं वहां आपको एक ही शर्त पर मिलूंगा। किस शर्त पर? कि तुम मुझे मिस्टर लैंगडन कहना बंद कर दोगी। सोफी ने लैंगडन के चेहरे पर फैलती एक छोटी सी मुस्कुराहट को देखा और बदले में खुद भी मुस्कुरा दी। गुड लक रॉबर्ट। लैंगडन सीढ़ियों के नीचे पहुंचा और गलियारे में चल पड़ा। सोनिया का संदेश अभी भी उसके दिमाग में मंडरा रहा था और उसके साथ ही एक परेशान करने वाला विरोधाभास उसे सता रहा था। PS, रॉबर्ट लैंगडन की तलाश करो। सोनिया ने लैंगडन का नाम फर्श पर लिखते हुए सोफी को कहा था कि वो उसकी तलाश करे, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लैंगडन उस एनाग्राम को हल कर सके? ये बात एकदम नामुमकिन थी। आखिर मैं ही क्यों? सोनिया की ये आखिरी इच्छा क्यों थी कि उनकी पोती मेरी ही तलाश करे? ऐसी क्या चीज है जो सोनिया के मुताबिक मैं जानता हूं और सोफी को बता सकता हूं? एक अप्रत्याशित झटके के साथ लैंगडन रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फुर्ती से अपनी जेब से वो कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाला।
सोनिया के संदेश की आखिरी लाइन पर उसने अपनी नजरें गड़ा दी। PS, रॉबर्ट लैंगडन की तलाश करो। उसने उन 2 अक्षरों को गौर से देखा, PS, और उसी पल में लैंगडन का ध्यान अचानक सोनिया के सिंबल्स के पेचीदा घालमेल पर एकाग्र हो गया। किसी आंधी, किसी गड़गड़ाहट के साथ सिंबल्स और हिस्ट्री का उसका जीवन भर का ज्ञान भर भराकर उसके चारों ओर गिर पड़ा। अचानक एक एक चीज जो सोनिया ने आज की रात की थी उसके सामने अर्थपूर्ण हो उठी। जैसे जैसे लैंगडन ने इस सब कुछ के अर्थ से सामने आने वाले नतीजों को आपस में जोड़ना शुरू किया, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। एक झटके के साथ मुड़ते हुए उसने उस दिशा में देखा जहां से वो आया था। क्या उसके पास वक्त बचा है? लेकिन अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरी रफ्तार से वापस उन सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा जहां से वो अभी अभी आया था। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द विंची कोड का भाग 3।